हेलो दोस्तों, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस बार मैंने लेके आया एनसीएफ 2005 सी टेट 2022 के लिए रामबाण। सी टेट 2022 के लिए क्या है, रामबाण साबित होगा। ठीक है ना, क्या साबित होगा, रामबाण साबित होगा। ठीक है ना। और रामबाण साबित कैसे होगा, देखिए हम बताते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर सीटेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, एनसीएफ से रहेगा। 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, किससे रहेगा, एनसीएफ से रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जिस स्टूडेंट का एनसीएफ अच्छा से कवरेज है उसको 4 से 5 नंबर तो 100% आना ही है सीटेट 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीटेट 2022 को कैसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो इसका मेन मुद्दा है, मेन कहने का मतलब जो कंटेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज मैंने कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं फिर से सीट एनसीएफ 2005 का जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे मैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को यह कंटेंट और क्वेश्चन जब साथ साथ कर लेंगे, प्लस हाँ एक बात आप लोग दोस्तों, एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर का जितने भी सारे एनसीएफ का क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा। जो मैं आज कंटेंट पढ़ा देता हूँ उसको पढ़ने के बाद उस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को देखिएगा। 100% वही क्वेश्चन जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वही क्वेश्चन सब आता है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे है। सबसे पहली बात कि एनसीएफ 2005 पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। मतलब कि जब स्कूल में शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको रटाना नहीं है, उसको रटाना नहीं है। ठीक है ना। हमेशा उसको इस तरह से समझाना है कि बच्चे क्या कर पाए, अपना चहुमुखी विकास कर पाए। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तचर्या जो है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस ना हो। मतलब कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा बाहरी ज्ञान भी आप लोगों को देना पड़ेगा। शिक्षकों को बच्चों को बाहरी ज्ञान से भी अवगत कराना होगा। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब कि जब हम बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दे रहे हैं तो हम विभिन्न प्रकार के जैसे सामाजिक गतिविधियाँ, ठीक है ना, उसकी मानसिक गतिविधियाँ, शारीरिक गतिविधियाँ, सभी गतिविधियों से उसको अवगत करा के बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि बच्चे को विद्यालय के अलावा भी बाहरी चीज़ों का नॉलेज हो सके। ठीक है। उसके बाद देखिए विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। मतलब कि विद्यार्थी को हमेशा राष्ट्र के प्रति जागरूक करवाना चाहिए और राष्ट्र के प्रति आस्थावान होना चाहिए। ठीक है। एनसीएफ का देखते हैं हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीएफ को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। और यह फुल फॉर्म कभी कभी सीटेट एग्जाम ने पिछला बैक ईयर क्वेश्चन आप लोग उल्टा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर वाला है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगर यह आप बनाते हैं तो आपका ये 1 नंबर फिक्स है। उसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। उसका अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। और यह क्वेश्चन भी कितने बार सीटेट ने पूछ चुका है। पूछ दे कि एनसीएफ क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। एनसीएफ क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, प्रमुख दस्तावेज। और यह भी क्वेश्चन पूछा है सीटेट ने। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है। तो एनसीएफ का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया है। तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ कौन किए थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया था। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए कितने समिति का गठन किया गया था,
तो 23 समिति का गठन किया गया था। कितने समिति का गठन किया गया था? 23 समिति का गठन किया था तथा इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदु को मध्य नजर रखते हुए, मतलब कि इस एनसीएफ 2005 में 21 बिंदु पे भी चर्चा किया गया। कितने बिंदु पे चर्चा किया गया? 21 बिंदु पे चर्चा किया गया, ठीक है ना। उसके बाद एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। यह भी क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसकी देखरेख में किया गया? तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय के देखरेख में। किसके देखरेख में? मानव विकास संसाधन के देखरेख में किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आता है। देखिए फिर एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है, पहले बता चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना है। जीवन और ज्ञान के क्या करना है? मध्य दूरी को कम करना है तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है। मतलब कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसको स्कूली शिक्षा के अंतर्गत ही नहीं रहना है, उसके अलावा उसको बाहरी नॉलेज भी देना है, बाहरी ज्ञान भी देना है कि मेरे देश दुनिया में अभी क्या हो रहा है, ठीक है ना। हमारे देश के मान के चलिए प्रधानमंत्री को ने कहने का मतलब जो सिलेबस में नहीं दिया है उससे अलावा अगर बच्चे क्या कंसस है, ठीक है ना, प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चे को क्या करना है? आगे बढ़ाना चाहिए। यह नहीं कि बच्चा को सीमित कर दे, हम वहीं पे रोक दे, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से किसके लिए था? प्राथमिक शिक्षा के लिए था, ठीक है ना। और इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था। किसे मुक्त कराना था? रटने की प्रणाली से मुक्त कराना था ताकि विद्यार्थी का चहुमुखी विकास हो सके, ठीक है। एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, व्हाट इज एनसीएफ 2005, मतलब एनसीएफ क्या है? तो बालकों को क्या और क्यों कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक दस्तावेज है, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का उद्ग्रहण रविन्द्रनाथ टैगोर ने निबंध सभ्यता और प्रगति से किया है। तो पूछ दे कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे किया है उसको प्रकाशित? तो सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। उन्होंने एनसीएफ 2005 को क्या बताया है? सृजनात्मकता है, उदार है, आनंद है और बचपन की कुंजी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है जीवन एवं ज्ञान के मध्य दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में, मतलब कि जीवन के और मध्य को क्या करना है? उस दूरी को कम करना है, हमेशा जीवन को आगे बढ़ाना है। बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, मतलब कि पहले में बता चुके हैं कि बच्चों को हमेशा विद्यालय में सीमित नहीं रखना है। अगर बच्चे कॉन्शियस है तो उसको बाहरी जीवन के का मतलब कि बाहरी ज्ञान भी उनको देना है। तो देखिए एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा ने लागू किया गया था। अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना। विद्यार्थियों को क्या करना है? रटने की प्रणाली से मुक्त करना है ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो। मतलब कि जब हम विद्यार्थी को रटाते हैं तो उससे विद्यार्थी वो उतना ही तक सीमित रहता है, लेकिन उसको रटने की प्रणाली से हम मुक्त कराते हैं तो विद्यार्थी का अंदरूनी ज्ञान जागृत होता है। क्या होता है? अंदरूनी ज्ञान जागृत होता है। उससे बच्चा क्या होगा? अपना आगे वह विकास कर पाएगा। इसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण अधिक्रिया कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, न कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षक प्रक्रिया हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। विशेष सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। मतलब कि जब बाल केंद्रित शिक्षा होगा तो उससे क्या होगा? प्रभावशाली बच्चे अपना अधिक प्रभाव डाल सकेंगे और उससे उसका अंदरूनी विकास भी हो पाएगा। देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो
तो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के ने किया। तो इसको पूर्ण किसने किया? प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। देखिए, इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देना चाहिए। अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। मतलब कि विद्यार्थी को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दीजिए, उसको करने दीजिए। एक बार गलती करेगा, फिर गलती हो गया, दोबारा करने दीजिए, तीसरा, लेकिन वह बच्चा क्या करेगा? बार बार उस चीज़ को करने से क्या होगा? उसमें सुधार आएगी। ठीक है ना? बच्चे में हमेशा क्या होगा? सुधार आएगी। अगर कोई बच्चा बार बार अ लिख रहा है तो वो 4 बार 5 बार लिखते लिखते क्या हो जाते हैं? उसमें यह अ लिखने का एक अभ्यास हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है। सभी विद्यार्थी में अपना क्षमता और कौशल होते हैं। कहने का मतलब कोई विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, कोई विद्यार्थी क्या है? पढ़ने में तेज है, लेकिन कोई विद्यार्थी खेलने में भी तेज है। तो ये नहीं कि वो पढ़ने में तेज है तो वो खेलने में तेज नहीं है। हो सकता है वो खेलने में भी तेज हो, और जो पढ़ने में तेज रहता है वो ज़्यादातर खेलने में तेज नहीं भी हो सकता है। तो यह है, और जिसमें पढ़ने और खेलने दोनों में तेज है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। उसको कौन सा बच्चा कहते हैं? प्रतिभाशाली बच्चा या बालक के संज्ञा उसको दिया जाता है। ठीक है ना? तो हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाए। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी को कोई भी कार्य करने, अगर पढ़ाई से रिलेटेड है तो उसको करने का मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, एनसीईआरटी 2005 का मुख्य जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि उसकी विशेषताएं क्या है? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्य जोड़ क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है निश्चित व्यवस्था। अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। मतलब जो पढ़ने के लिए, ठीक है ना, एक व्यवस्था होती है, और पढ़ने योग्य जो सामग्री होती है तथा उस कर्म का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। ठीक है ना? अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री ही क्या है? एक निश्चित व्यवस्था ही क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाती है। देखिए, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम शब्द से जोड़ा गया है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में किससे जोड़ा गया है? करिकुलम शब्द से जोड़ा गया है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा कुर्रर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा किससे बना है? करिकुलम यानी कि कुर्रर से बना है, जिसका लैटिन भाषा है कुर्रर, और उसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्ति करता है। कहने का मतलब इससे यह हुआ कि जो विद्यार्थी एक लक्ष्य निर्धारित करके उसी अनुसार कार्य करे तो वह दौड़ते 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 एक दिन क्या करेगा? वह अपने लक्ष्य को पा लेगा। अपने लक्ष्य को क्या करेगा? वह पा लेगा। ठीक है ना? देखिए, फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। फ्रोवेल ने बताया कि समस्त मानव जाति के क्या है? गुणों का सार है। देखिए, एनसीईआरटी 2005 शिक्षण गणित का उद्देश्य। अब देखिए, एनसीईआरटी 2005 में गणित का क्या उद्देश्य है? कहने का मतलब है कि गणित विभिन्न शाखाओं बीज गणित, संख्या, त्रिकोणमिति और ज्यामिति, तत्व गणित और संभाव्यता और आंकड़ों से अवधारणाओं को समझना और दिखाना होता है। मतलब कि गणित में क्या होता है कि उसके आंकड़ा आपको दिया गया होगा, उसी आंकड़ों को आपको समझना है और उसको हल करके क्या करना है? दिखाना है। उसके बाद देखिए, अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का उपयोग करें। कहने का तो मूर्त और अमूर्त रूप से आपको करना है। जैसे आपको दे देगा कि 1 आम, 2 आम, 3 आम, और दे देगा यहाँ पे 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम। अब यह आपको क्या है? मूर्त है, मतलब आपको दिखा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पूछ देगा टोटल कितना हुआ, तो आप बता दीजिएगा 7। लेकिन आपको दे दे अमूर्त रूप से, मतलब कहते हैं 5 आम और 3 आम, आपको लिखना नहीं यहाँ पे। अब उस स्थिति में आपको अमूर्त रूप से बोलना है कितना हुआ, तो आप उस स्थिति में फंस रहे, तो उसी को कहते हैं अपरिचित और परिचित दोनों स्थितियों में समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय कौशल और अवधारणाओं का
उपयोग करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शिक्षण का विज्ञान का उद्देश्य, एनसीएफ 2005 में विज्ञान का क्या उद्देश्य है, कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए ज्ञान और विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करता है। मतलब कि ज्ञान से क्या होता है कि उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का क्या होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी विज्ञान और समाज के इंटरफेस में वैश्विक और स्थानीय मुद्दों से संबंधित सराहना करने के लिए पेशेवर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान और साथ ही व्यवहारिक कौशल प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे के उसका क्या व्यवहार है, व्यवहार है, आचरण है, उस पर भी ज़्यादातर ध्यान देना होता है। कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच विकसित होनी चाहिए। यह एनसीएफ का वसूल है। उसके बाद एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य क्या है, रटने विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना। मतलब कि रटने पे तो जोर नहीं देना है, रटना को हटाना है। स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना है। क्या करना है, स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना है। उसके बाद कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत कर और इसे और अधिक लचीला बनाने के लिए, मतलब कि परीक्षा को हमेशा लचीला होना चाहिए, ठीक है ना। इससे कि बच्चा का अंदरूनी विकास होगा। अगर बच्चा जो चीज़ समझ रहा है उसी चीज़ को आपको उसको देना है और उससे क्या होगा, उसका चौमुखी विकास कराना है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से पढ़े हैं, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी पहचान का पोषण करना, ठीक है। उसके बाद देखिए सीखना और ज्ञान क्या है, सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए। सीखना जो बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि मूल्यवान है और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। मतलब बच्चों को आपको इस प्रकार से कोई भी चीज़ सिखाना है कि बच्चों को लगे कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, इन्जॉय आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको बच्चों को सिखाना है। पाठ्यक्रम संरचना और स्कूल को छात्रों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने के लिए स्कूल को संतोषजनक स्थान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि पाठ्यक्रम संरचना को बच्चों को स्कूल में इस प्रकार से डिजाइन करना है या इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों को उसको देख के कुछ उसमें सीख उत्पन्न हो, ठीक है ना। क्या उत्पन्न हो, सीख उत्पन्न हो, ठीक है ना। देखिए विकलांग छात्रों की परवाह किए बिना हर छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप एक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता या लचीलापन दिया गया। समावेशी शिक्षा को सिर्फ विकलांग छात्रों को छोड़ के उनको क्या किया गया है, प्राथमिकता और लचीलापन दिया गया है। सीखना और ज्ञान, सीखना एक सुखद कार्य होना चाहिए जो बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वे मूल्यवान हैं और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। मतलब कि बच्चों को आपको इतना आभास करना है कि आपका सीखना बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही कीमती है। इसलिए आपको हमेशा किसी भी चीज़ को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, न कि रटना चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम संरचना और स्कूल को छात्रों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करने के लिए स्कूल को संतोषजनक स्थान बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब कि जब बच्चे को संतोषजनक बनाना है तो उसके लिए स्कूल का भी कुछ मॉडलिंग होना चाहिए, कुछ डिजाइन होनी चाहिए जिससे बच्चों को क्या होगा, उस पर अट्रैक्ट आकर्षित होगा और उस आकर्षित के कारण वह बच्चा अपना चौमुखी विकास कर पाएगा और उसे पढ़ने में भी वहाँ पे मन लगेगा। उसके बाद देखिए विकलांग छात्रों की परवाह किए बिना छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता या लचीलापन दिया जाना चाहिए। मतलब कि समावेशी शिक्षा को उसमें क्या करना चाहिए, प्राथमिकता और लचीलापन दिया जाना चाहिए। रचनात्मक शिक्षण को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। छात्रों को चुनौतियों से निपटने रचनात्मक को प्रोत्साहन और छात्रों के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए परिस्थितियों का अवसर निर्माण करना चाहिए। मतलब कि उसमें पूछ देता है कि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह किसकी युक्ति है, एनसीएफ 2005 की, आरटीआई 2009 की, एनईपी 2020 की, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 की, क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 की, ठीक है ना। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए पाठ्यक्रम क्षेत्र में 3 भाषा सूत्र है,
त्रिभाषा सूत्र भी उसको कहते हैं। क्या है? पहली भाषा मातृ या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मतलब कि जो जिस क्षेत्र से पढ़ रहे हैं वहाँ के लैंग्वेज उसको मदर लैंग्वेज आना चाहिए, और उस क्षेत्र का क्या भाषा है उस भाषा का उसे नॉलेज होना चाहिए। दूसरी भाषा है हिंदी भाषा, जिसको राज्य में दूसरा भाषा का कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी या भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होती है। मतलब कि बच्चों को दो भाषा का हमेशा ज्ञान चाहिए, एक राष्ट्रीय भाषा और एक अपना क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा भाषा हिंदी भाषा, राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा होगी। मतलब कि हिंदी आपको नहीं आता है तो तीसरे भाषा के तौर पर किसका यूज होता है? अंग्रेजी का यूज होता है। किसका यूज होता है? अंग्रेजी का। ठीक है ना। देखिए, गणित सीखने पर जोर यह है कि सभी छात्र गणित सीखने की आवश्यकता को जान सकते हैं। गणित सीखने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का है उसकी आवश्यकताओं को जानना। विज्ञान शिक्षण को विज्ञान के उद्देश्य और सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोग को सीखना है, जो कि संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप है। जो किसके अनुरूप है? संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप है। देखिए, अब सामाजिक विज्ञान में क्या होता है? यह विषय को स्कूल में शामिल है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम है या करियर चुनने का सहायता मिल सके, इसलिए इसको क्या रखा गया है? सामाजिक विज्ञान रखा गया है। देखिए, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, बच्चों में स्वास्थ्य, बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक फिटनेस, एकीकृत और समग्र समझ प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक, ठीक है ना, की जानकारी होनी चाहिए। स्कूलों में कंप्यूटर का परिचय, परिणाम और कौशल सेट के पूर्व निर्धारित सेट से आगे बढ़ना है। जो छात्र 16 व्याख्यात्मक तर्क और अन्य उच्च क्रम कौशल विकसित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब विद्यार्थियों को कंप्यूटर सीखने में भी, और अगर जो सीख रहा है उसको हमेशा उसको विकसित करना ही हमारा क्या है? मकसद है। देखिए, अब कला और शिक्षा। स्कूलों में कला शिक्षा को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण विकास के लिए सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और एक दूसरे के काम के लिए सम्मान विकसित करना और पर्यावरण से जोड़ना है। मतलब कि एनसीईआरटी 2005 यह कर रहा है कि कला शिक्षा, मतलब कि विद्यार्थियों को हमेशा ये नहीं कि पढ़ाई में ही मग्न रखना चाहिए, उसको अदर कला भी सिखाना चाहिए। जैसे ढोल हो गया, तबला हो गया, अन्य सारे वाद्य यंत्र हैं उसे आना चाहिए, जो उसका बाहरी नॉलेज हुआ। ठीक है ना। अब देखिए, स्कूल और कक्षा का वातावरण। तो स्कूल और कक्षा का वातावरण कैसा होता है? बुनियादी ढांचे, पर्याप्त प्रकाश, वेंटिलेशन, छात्र शिक्षक अनुपात, मतलब जितने छात्र हैं उस हिसाब से एक टीचर होना चाहिए। जैसे 30 छात्र है तो एक टीचर होना चाहिए, 60 है तो 2 टीचर होना चाहिए। उस टीचर और छात्र और शिक्षक का अनुपात में होना चाहिए। स्वच्छता, सुरक्षित वातावरण के संदर्भ में छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रणालीगत में सुधार, मतलब कि एनसीईआरटी 2005 जो है शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक ऐसी पाठ्यक्रम के बारे में लाने का लक्ष्य रखा है जो शिक्षार्थी केंद्रित है, एक लचीली प्रक्रिया है। मतलब कि शिक्षा एनसीईआरटी 2005 से बच्चों को हमेशा उसके रटंत प्रणाली को मुक्त करना है। उसको अगर कोई टीचर उसको बार बार फटकार लगाते हैं तो उस टीचर को भी यह जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी 2005 जो कर है वह बाल केंद्रित होता है। कैसा होता है? बाल केंद्रित है, न कि शिक्षक केंद्रित। कैसा है? न कि शिक्षक केंद्रित। तो इस बात पे भी ध्यान देना है दोस्तों। और मैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी 2005 से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सारा का सारा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने का कोशिश करूँगा। ठीक है ना दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों बंधुत्व को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।